हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस। फ्रेंड्स, यदि आप अपना जो दिसंबर वाला एग्ज़ाम है सीटेट का उसमें अपीयर होने जा रहे हैं तो जल्दी से हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हमारे चैनल पे करवाई जा रही है आपको सीटेट साइंस पेपर 2 की पूरी तरीके से तैयारी। अभी हमारी चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़, और आप सभी को पता है कि सीटेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन समझकर कर लिए तो आपके एग्ज़ाम में क्लियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हमने एक क्लास ऑलरेडी ले ली है जिसके अंदर हमने 2018 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप उस क्लास को ज़रूर देखिएगा। आज हमारी क्लास 2 है जिसमें हम जुलाई 2019 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मायरा साइकिल्स टू अ फ्रेंड्स हाउस। मायरा अपने फ्रेंड के घर तक जाती है जो कितनी दूरी भी है, 5 किलोमीटर, एक पैकेट को डिलीवर करने के लिए। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज मायरा का हाउस, और ये कितना है, ये मायरा का फ्रेंड का हाउस है। हम इसे एफ से डिनोट कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, 5 किलोमीटर। कितनी है, 5 किलोमीटर है। ठीक, शी गोज एट द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। जब मायरा अपने घर से अपने फ्रेंड के घर पे गई तो उसकी जो स्पीड थी वो कितनी थी, 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक, एंड रिटर्न्स एट द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। और जब वो वापस अपने फ्रेंड के घर से अपने घर पर लौटी तो उसकी स्पीड कितनी थी, 8 किलोमीटर पर आवर। हर एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल ट्रिप। पूरी ट्रिप के दौरान उसकी स्पीड कितनी रही होगी, एवरेज स्पीड कितनी रही होगी। तो बेटा सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस, ठीक, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। अब टोटल डिस्टेंस तो हमें पता है भाई, 5 किलोमीटर जाते वक्त और 5 किलोमीटर वापस आते वक्त। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 5 + 5 इज 10 किलोमीटर। लेकिन अब क्या है बेटा, हमारे को यहाँ पे टाइम नहीं दे रखा। ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास डिस्टेंस है और स्पीड है, डिस्टेंस है और स्पीड है, हमारे पास टाइम नहीं दे रखा। तो हम मान लेते हैं जब हम मायरा अपने घर से अपने फ्रेंड के घर गई तो उसको T1 टाइम लगा, और जब वो वापस आई तो उसे T2 टाइम लगा। सही बात। अब T1 टाइम हम कैसे निकाल सकते हैं बेटा, T1 टाइम निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना रहा, 5 किलोमीटर, और स्पीड कितनी थी जब वो अपने घर से अपनी फ्रेंड के घर गई, 12 किलोमीटर। ठीक, उस तरीके से हम T2 भी निकाल सकते हैं। डिस्टेंस कितना था, 5 किलोमीटर, और टाइम स्पीड कितनी दे रखी है, 8 किलोमीटर। ठीक है, तो अब हमारे पास टोटल टाइम क्या हो गया, T1 + T2, दैट इज 5/12 + 5/8। तो बेटा आपके पास ही टोटल टाइम निकल जाएगा, और जब आपके पास टोटल डिस्टेंस है, टोटल टाइम है, तो आप कैलकुलेशन करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 9.6 किलोमीटर/आवर। आई जस्ट होप आपको ये समझ में आया होगा हमने किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंटेन ओनली द यूनिट्स ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस। यानी कि इनमें से कौन सा सेट है जो कि आपको डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, तो देखिए आपके पहला ऑप्शन दे रखा है मीटर, लाइट, ईयर, हर्ट्स। बेटा जो हर्ट्स होती है वो साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है, साउंड को मेजर करने के लिए यूज होती है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 नहीं हो सकता। हर्ट्स आपका ऑप्शन नंबर 4 में है तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब जो सेकंड ऑप्शन है बेटा, इसमें आपको दे रखा है ईयर। ईयर आपका डिस्टेंस नहीं नापता, आपका समय को नापता है कि कितना साल हो गया, 2 साल, 3 साल, 4 साल। तो आपका ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो आपके ऑप्शन है बेटा क्यूबिट,
मीटर और लाइट ईयर। जो हमारी बेटा लाइट ईयर होती है इसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, क्योंकि ये हमारी ज़्यादातर एस्ट्रोनॉमी सब्जेक्ट के अंदर यूज़ होती है। और जो बहुत 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 लंबा समय होता है, बहुत लंबा डिस्टेंस होता है, उसको नापने के लिए ये यूज़ की जाती है। और जो क्यूबिट यूनिट होती है बेटा, ये एंशियंट टाइम में यूज़ की जाती थी, पुराने ज़माने में यूज़ की जाती थी डिस्टेंस को नापने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, समीर रोल्स हिज मार्बल ऑन 3 डिफरेंट सरफेसेस स्प्रेड आउट ऑन फ्लोर। यानी कि ये कहते हैं एक फ्लोर के ऊपर 3 डिफरेंट तरह के क्या करे गए हैं, सरफेसेस को आपके बिछाया गया है, जिसमें एक है आपकी सेलोफेन शीट, एक है आपका कारपेट और एक है आपका न्यूज़पेपर। ठीक, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द मार्बल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर इज, कि हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा मार्बल का, मार्बल पे जो फ्रिक्शन लगेगा उसको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताना है। सबसे पहले ये बात समझिए, जो फ्रिक्शन होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, वो बेसिकली आपका क्या करता है कि आपका चीज़ों को रोकने का काम करता है। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं आपको ग्रिप बनाने में हेल्प करता है। यदि आपका फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं होगा तो आप ना तो चल पाएंगे, ना आप पेंसिल पकड़ पाएंगे। ठीक, आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। ये जो फ्रिक्शन है यही होता है हमारा कारण, जिसकी वजह से हम जो भी काम है, आप एक पोट लीजिए या आप एक ग्लास लीजिए, ठीक है, आप ग्लास को पकड़ पा रहे हैं। ठीक, तो क्या किस वजह से पकड़ पा रहे हैं, वो इसलिए पकड़ पा रहे हैं क्योंकि आपके ग्लास के बीच में और आपके हाथ के बीच में क्या है, फ्रिक्शन है। ठीक, अब यदि मान लीजिए मैंने उस ग्लास के ऊपर ऑयल लगा दिया बहुत सारा, और अब आप उस ग्लास को पकड़ने की कोशिश कीजिए, तो आप क्या उस ग्लास को पकड़ पाएंगे? नहीं पकड़ पाएंगे। क्यों नहीं पकड़ पाएंगे? क्योंकि अब आपके हाथ के बीच में और उस ग्लास के बीच में जो फ्रिक्शन है उसे हमने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, कम कर दिया। अब जब फ्रिक्शन ही नहीं होगा, फ्रिक्शन ही खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा, वो चीज़ आपके हाथ से फिसल जाएगी। आया आपको यहाँ तक समझ में कि फ्रिक्शन क्या होता है? ठीक, फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन चीज़ों को रोकने का काम करता है। ठीक, तो अब इन्होंने पूछा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे आपका कम किस में फ्रिक्शन लगेगा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो ये तो सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा किस में लगेगा, कारपेट के अंदर लगेगा। अब दो बहुत सारे बच्चे सेलोफेन शीट और न्यूज़पेपर में कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए, जो सेलोफेन शीट होती है ये एक चिकनी सतह होती है। कैसी सतह होती है? चिकनी सतह होती है। जैसे हमारी पन्नियाँ होती है ना, पन्नी, उसी तरीके से आप समझ सकते हैं वो क्या होती है, सेलोफेन शीट होती है। तो आपका आंसर क्या होगा, सेलोफेन शीट, न्यूज़पेपर एंड कारपेट, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग लीनियरली विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक ऑब्जेक्ट है जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रहा है। इफ द टाइम इज रिप्रेजेंटेड अलोंग एक्स एक्सिस, यदि ये टाइम को एक्स एक्सिस के अलोंग रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, आपका ग्राफ है, दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस। ठीक, हम टाइम को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि टाइम तो इन्होंने हमारा फिक्स कर दिया। ठीक, अब देखिए, अब इन्होंने क्या कहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या कहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब बनती है हमारी, ये चीज़ समझे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब बनती है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमारी तब बनती है जब कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम में। यहाँ तक समझ में आई? इसका क्या मतलब है, यदि कोई ऑब्जेक्ट 1 मिनट में 1 किलोमीटर चलता है, तो दूसरे मिनट में वो 2 किलोमीटर चलेगा, तीसरे मिनट में वो 3 किलोमीटर चलेगा। यानी कि हर एक मिनट के डिस्टेंस में उसका जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 किलोमीटर का। तो वो क्या कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक, अब इन्होंने देखिए ऑप्शन में कहा गया है, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए मोशन विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर मैं अभी से डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना दूं, यहाँ पे मैं लिख दूं डी, टाइम हमारा फिक्स है। तो ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि एक स्ट्रेट लाइन होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो बना के देख लेते हैं। यहाँ पे हमने बनाया चार्ट, यहाँ पे टाइम 1, 2 और 3, यहाँ पे डिस्टेंस कितना हुआ, 1। कुछ कह रहे हो क्या? तो अब देखिए,
जैसे 1 टाइम पे वो कितना चलता है 1 किलोमीटर, दूसरे मिनट में 2 किलोमीटर और तीसरे मिनट में 3 किलोमीटर। तो जब आप इन डॉट्स को जोड़ेंगे तो हमारी जो लाइन है वो ओरिजिन से पास होती हुई जाएगी। तो इन्होंने कहा है कि अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे तो जो मोशन होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये बात गलत है बेटा, क्योंकि हमारा जो मोशन है वो कहाँ से हो रहा है, आपका स्लैंट लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक। एक और कहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन विल बी ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो ये ऑप्शन भी हमारा खत्म हो गया। ठीक। अब इन्होंने हम दूसरा चार्ट क्या बोला है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या बोला है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अब हम एक बार वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है। देखिए आपको क्या करना है, जब भी पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप खुद से ग्राफ बना के देखिए। जब आप खुद से ग्राफ बना के देखेंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो हमें ये क्या बोला था, ठीक है, हमें वाई एक्सेस नहीं दे रखा है, एक्स एक्सेस दे रखा है, जिस पे इन्होंने टाइम लेने को बोला है। ठीक। अब हमें कौन सा ग्राफ बनाना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी। अब इन्होंने क्या कहा है, वेलोसिटी हमारी कैसे है, यूनिफॉर्म, यानी कि एक जैसी। एक जैसी का मतलब क्या हुआ, 1 मिनट में भी उसकी वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर थी, दूसरे मिनट में भी 5 थी, तीसरे मिनट में भी 5 थी। तो आपका अगर मैं यहाँ पे 5 मान लूँ, यहाँ पे 1 2 3 4, तो आपका जो चार्ट बनेगा कैसे, 1 2 3 4, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो अब आप देख सकते हैं, तो हमारा चार्ट क्या बन रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या बन रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए मोशन विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू, देखिए दोनों जगह वाई एक्सिस, अच्छा ये रहा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाई प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। इनमें से कौन सा पेट्रोलियम का बाई प्रोडक्ट नहीं है, तो बेटा वो होता है कोक। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Aman keeps a plastic bottle, a wooden spoon and a metallic spoon in a closed room overnight. अमन क्या करता है, एक प्लास्टिक की बोतल को, एक वुडन स्पून को और एक मेटलिक स्पून को पूरी रात के लिए एक बंद कमरे में रख देता है। द रूम टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस। और जो उस रूम का टेम्परेचर है वो कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस है। इन द मॉर्निंग ही रिकॉर्ड्स द टेम्परेचर ऑफ द 3 ऑब्जेक्ट्स। मॉर्निंग में उसने क्या करा, जो तीनों ऑब्जेक्ट उसने रूम में रखे थे उनका जो टेम्परेचर है उसे रिकॉर्ड किया। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लाइकली रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन दैम। तो उनके बीच का हमें रिलेशन बताना है, उन तीनों टेम्परेचर का रिलेशन बताना है। अब बेटा क्योंकि जो रूम है, ठीक है, वो कैसा था, बंद था, और रूम का टेम्परेचर भी क्या है, फिक्स कर दिया 30 डिग्री सेल्सियस। तो इस केस में इररिस्पेक्टिव ऑफ कि हमारी वॉचेस किस चीज़ से बनी हुई है, तीनों का टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा। तो ऑप्शन नंबर 1। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। निम्नलिखित जीवों में से कौन प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकता है, तो बेटा वो होता है एल्गी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स हेल्प पोलर बियर अडेप्ट इन द एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन। जो एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन होती है उनको अडेप्ट करने में पोलर बियर को क्या चीज़ें मदद करती हैं। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण ध्रुवीय भालू को चरम शीत अवस्थाओं के अनुकूल बनाने में सहायता करते हैं। तो बेटा याद रखिएगा, वाइट फर जो होते हैं उनके लंबे लंबे क्या होते हैं, शार्प क्लोज होते हैं। ठीक है, पंजे होते हैं। और क्या होता है, फैट अंडर द स्किन। जो उनकी स्किन होती है उसके अंदर जो होता है बहुत सारा फैट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। और इसी वजह से क्या होता है कि वो बहुत धीरे 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 चलते हैं, कि जिससे उन थोड़ा भी वो चलते हैं तो उनकी जो बॉडी होती है बहुत जल्दी से वो गर्म हो जाती है। अगर तेज़ी तेज़ी से चलेंगे तो उनकी बॉडी ज़्यादा गर्म हो जाएगी। ठीक। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन मिल्क, इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट हमारा मिल्क में प्रेजेंट होता है। तो बेटा याद रखिएगा विटामिन सी जो होता है हमारे सिट्रस फ्रूट्स के अंदर होता है, ना कि मिल्क के अंदर, ये दोनों ऑप्शन चलेगा। आयरन आपको मिलता है ग्रीन वेजिटेबल से, जो हमारे लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, चना से, गुड़ से। हमें दूध से आयरन नहीं मिलता, तो ये ऑप्शन भी कट गया। हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, प्रोटीन, कैल्शियम एंड विटामिन डी। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, द नॉन मेटल यूज्ड इन इज द पर्पल कलर सोल्यूशन। एक नॉन मेटल जो कि हमारा पर्पल कलर सोल्यूशन में यूज होता है और उसे हम वाउंड के ऊपर एक एंटीसेप्टिक की तरह लगाते हैं, वो कौन सा होता है। तो बेटा याद रखिएगा वो कौन सा होता है, आयोडीन। क्या होता है, आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एयर इज इनकरेक्ट। एयर के बारे में कौन सी कही गई बात क्या है, गलत है। एयर हैज़ वेट, बिल्कुल बेटा एयर का भी वेट होता है, लेकिन हम उसे मेजर नहीं कर सकते। एयर इज नॉट प्रेजेंट इन द सॉइल, ये बात बिल्कुल गलत है कि एयर जो हमारी सॉइल में प्रेजेंट नहीं होती। अगर एयर प्रेजेंट नहीं होती सॉइल के अंदर, तो देखिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, हमारे एयर के अंदर ही होती हैं। ठीक है, आपकी जो एयर, जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, वो भी हमारा एयर से अपना जो आपका नाइट्रोजन होता है उसको लेता है। ठीक है, फिर उसका नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, और नाइट्रोजन कहाँ होती है, हमारे एयर के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये कहना गलत है कि सॉइल के अंदर एयर नहीं होती, वो हमें दिखती नहीं है, वो अलग चीज़ है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट मैचिंग ऑफ द ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिंग सिस्टम इन कॉलम ए विद द फंक्शन इन कॉलम बी। हमें मैचिंग करनी है। ठीक है, तो बेटा याद रखिएगा लीवर हमारा क्या होता है, सबसे बड़ा ग्लैंड। क्या होता है, लीवर सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। स्टमक में क्या होता है, हमारा प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है। ठीक, और उसके बाद अब यहाँ से देखिए, अगर आपको 2-3 भी पता है तो आप क्या कर सकते हो, आप सही ऑप्शन को चूज कर सकते हो। लीवर याद रखिएगा, रट लीजिए, लीवर हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। ठीक, तो ए का फोर्थ कौन सा है, ये रहा। स्टमक में हमारा प्रोटीन का डाइजेशन होता है। गॉल ब्लैडर के अंदर क्या होता है, हमारा बाइल जूस स्टोर होता है। ठीक, और उसके बाद पेनक्रियास क्या करते हैं, हमारे डाइजेस्टिव जूस को रिलीज करते हैं, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेल इज ट्रू। सेल के बारे में कौन सी कही गई बात बिल्कुल सत्य है। ऑल सेल्स आर राउंड इन शेप। देखिए ज़रूरी नहीं है कि जितने भी सेल्स होते हैं वो सारे आपके राउंड शेप में हो। अगर मैं आरबीसी के बारे में बात करूँ तो बिल्कुल वो राउंड शेप के होते हैं, लेकिन अगर मैं वाइट ब्लड सेल्स के बारे में बात करूँ तो उनकी जो शेप होती है वो बहुत अलग अलग शेप्स में पाए जाते हैं। सेल्स ऑफ टिश्यू हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, ये बात बिल्कुल सही है कि एक टिश्यू के अंदर जितने भी सेल्स होंगे वो एक जैसे स्ट्रक्चर के होंगे। ठीक है, क्योंकि सेल से मिलकर ही तो हमारा क्या बनता है, टिश्यू। याद रखिएगा, बहुत सारे सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू। बहुत सारे सेल मिला के क्या बनाते हैं, टिश्यू। अब बहुत सारे टिश्यू मिलाकर आपके क्या बनाते हैं, ऑर्गन। ठीक, तो आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैचिंग है। आपको बताना है कि किसके अंदर क्या होता है। तो देखिए, पोटैटो देखते के साथ ही आप समझ जाइए वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब ये देखिए, क्या बी का 1 है, कोई बी का 1, हाँ बिल्कुल है बेटा। तो आपको एक ही में मिल गया, ऑप्शन नंबर 1, ईस्ट। ईस्ट के अंदर हमारी क्या होती है, बडिंग होती है। हाइड्रा के अंदर बडिंग होती है, ईस्ट के अंदर बडिंग होती है। एल्गी, एल्गी के अंदर हमारा क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। एल्गी के अंदर क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन, यानी कि इस तरीके से टूटती हैं। ठीक, फंजाई, फंजाई में क्या होता है, हमारा स्पोर फॉर्मेशन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है। तो बेटा याद रखिएगा, कौन है, हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स।
चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स रिप्रेजेंट कम्युनिकेबल डिजीज, कि इनमें से कौन सा सेट कम्युनिकेबल डिजीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेटा याद रखिएगा, कम्युनिकेबल डिजीज हमारी वो डिजीज होती हैं जो कि आपकी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाती हैं, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा सकती हैं यदि वो उस पर्सन के कांटेक्ट में आए। तो देखिए, स्वाइन फ्लू, मलेरिया, ये सब तो सबको पता ही है, टाइफाइड, स्वाइन फ्लू, मलेरिया, ये सब फैलने वाली बीमारी है। बेटा पोलियो भी हमारी वैसी ही बीमारी है, यदि एक पर्सन से दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं तो वो कम्युनिकेट करती हैं, यानी कि आपस में फैलती हैं। ठीक, अनेमिया से, अनेमिया हमारी जैसे दस्त वगैरह लग जाते हैं तो इससे कोई वो नहीं है। इस गर्मी में क्या होता है, विटामिन डी की कमी की वजह से हो जाता है। ठीक है, डायरिया, ये खून की, अनेमिया में खून की कमी होती है, डायरिया के अंदर आपका पेट खराब हो जाता है, तो ये सब कम्युनिकेबल डिजीज में नहीं आता। ठीक, डायबिटीज भी नहीं आता। चलिए, सो बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पेडोलॉजी का क्वेश्चन है। बेटा देखिए, पेडोलॉजी के क्वेश्चन ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि पेडोलॉजी में आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। और मज़े की बात ये है कि यदि आपने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके लगा लिए पेडोलॉजी के, तो आप बहुत इजीली उसके अंदर गेन कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन उसी को घुमा घुमा के दे देंगे लोग पेडोलॉजी में। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कही गई बात नेचर ऑफ साइंस के बारे में सत्य नहीं है। सो बेसिकली बेटा क्या, नेचर ऑफ साइंस इनका एक टॉपिक है, ठीक है, जिसमें ये बताते हैं कि हमारा जो साइंस है उसका नेचर कैसा होना चाहिए, जिसमें से कुछ पॉइंट दे रखे हैं। साइंस इज ऑलवेज टेंटेटिव, कि साइंस हमेशा टेंटेटिव होता है। देखिए बेटा, बिल्कुल सही बात है, यदि हमारी साइंस परमानेंट हो जाएगी तो उसमें कोई खोज भी नहीं करेगा। ठीक है, टेंटेटिव मतलब क्या है कि अस्थायी है। आज हमारा कुछ आपका एक्सपेरिमेंट हुआ तो कुछ इन्वेंशन हुआ, अब हो सकता है कल को नया एक्सपेरिमेंट होगा तो नया इन्वेंशन होगा, और वो जो आज का इन्वेंशन है उसे ओवरराइट कर देगा। ठीक, तो साइंस कैसी होती है, टेंटेटिव होती है। नेक्स्ट है, साइंस प्रमोट स्पेक्टेटिज्म। ठीक है, ये बिल्कुल बात सही है कि विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है। देखिए, संदेहवाद का मतलब क्या है, वहाँ पे संदेहवाद का मतलब ये है कि यदि हम ये मान के बैठ जाए कि जिसने जो दे दिया कि वो कटु सत्य है, अब इसके आगे कुछ हो ही नहीं सकता, तो लोग बाग क्या करेंगे, क्यूरियोसिटी नहीं होगी उनके अंदर, वो कुछ नया ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे, वो कुछ नया सोचने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन साइंस ऐसा नहीं कहता, साइंस संदेहवाद को बढ़ावा देता है। क्यों देता है, ताकि लोग बाग उसके अंदर के जो ड्रॉबैक्स हैं उन्हें ढूंढें और अपने आगे अपनी लाइफ में उसको उनको आगे क्या कर सके, उनके ऊपर वर्क कर सके। ठीक है, तभी तो उसे टेंटेटिव भी कहा गया है। नेक्स्ट है, साइंस इज अ प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज। बिल्कुल सही बात है, साइंस एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम क्या करते हैं, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। साइंस इज स्टैटिक इन नेचर, बिल्कुल गलत बात है। देखिए, हम इतनी देर से यही तो बात करते आ रहे हैं कि साइंस स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर कुछ ना कुछ हमारे नए इन्वेंशंस, नया वर्क आता रहता है। तो कौन सी बात गलत है इसमें, ऑप्शन नंबर डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल डेवलप बाय साइंस। इनमें से कौन कौन सी चीजें साइंस के द्वारा डेवलप की जाती है। इक्विटी, साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक टेम्पर, स्टैटिक माइंडसेट। देखिए, ऑप्शन नंबर डी हटा दीजिए। स्टैटिक वर्ल्ड साइंस का लेना देना ही नहीं है, जहां आपको स्टैटिक दिख गया उसे हटा दो, तो आपके ये तीनों ऑप्शन हट जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रोल ऑफ ए साइंस टीचर शुड बी टू, कि एक साइंस टीचर का रोल क्या होना चाहिए। तो बेटा हमेशा याद रखिएगा कि आप एक एज अ साइंस टीचर आप क्या करोगे, आप स्टूडेंट्स को, आपको लर्निंग एक्सपीरियंसेस की वैरायटी प्रोवाइड करनी है, एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है जहाँ पे बच्चा खुद से चीज़ों को एक्सप्लोर करके सीख सके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1। देखिए, मेमोराइजेशन नेगेटिव वर्ड है, इसको काट दीजिए। ठीक है, कभी भी हम क्या करते हैं, हाई कॉग्निटिव एबिलिटीज के लिए क्वेश्चन नहीं करते। ठीक, और प्रोडक्ट बेस्ड टीचिंग करके हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें प्रोडक्ट बेस्ड टीचिंग करानी ही नहीं है लर्नर्स के लिए।
प्रोडक्ट बेस्ड टीचिंग मतलब हमने पहले ही बता दिया कि हमारे को जी ये आंसर चाहिए, अब आप करो। नहीं, हमें बच्चों को एक ऐसा एनवायरनमेंट देना है जहाँ बच्चा खुद कुछ करके सीखे। एनसीएफ 2005 बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार इस तरह के इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। ठीक है, गुड साइंस एजुकेशन शुड बी, गुड साइंस एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? ट्रू टू द लर्नर, यानी कि ऐसी ट्रू टू द लर्नर का मतलब है कि एक ऐसी एजुकेशन जो कि लर्नर के लिए सही हो, जो आपके लर्नर को समझ में आए, उसकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हो। कैसी हो? उसकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हो, उसके लेवल के हिसाब से हो। और एक ऐसी आपकी साइंस एजुकेशन होनी चाहिए जिसके बाद वो उसका कुछ उपयोग भी कर सके। ठीक है, ट्रू टू द एनवायरनमेंट ऑफ लर्नर, मेरे को वही बात है कि उसके आसपास की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देना चाहिए। ठीक है, अगर किसी के आसपास आपके मैनुअल वर्क ज़्यादा है तो उसको ध्यान में रखते हुए दीजिए। अगर आपके लेबर वर्क नहीं है, कुछ और है, तो उसके हिसाब से दीजिए। जो उससे पर्सन के एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, उससे रिलेटेड एजुकेशन दीजिए, तभी तो वो आपके आसपास जाके काम कर सकेगा। ट्रू टू द टीचर, देखिए कभी भी हमारी एजुकेशन टीचर को ध्यान में रखते हुए नहीं होती, हमेशा स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए होती है। ट्रू टू द साइंस, यानी कि साइंस में उसका प्रॉपर व्याख्यान किया गया हो। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? ए, बी एंड डी, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, conducting a survey on the awareness of people about sources of air pollution in learner localities। अब कुछ बच्चे हैं वो क्या करते हैं, एयर पोल्यूशन के ऊपर, ठीक, क्या करते हैं, एक सर्वे करते हैं। ठीक है, अपनी लोकेलिटीज में जाके। तो ये जो प्रोसेस बताया गया है, ये कौन सा कॉग्निटिव प्रोसेस है? अगेन इंपॉर्टेंट, कॉग्निटिव प्रोसेस से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो बाल बेटा देखिए, अब आप ध्यान से देखिए, इन्होंने क्या करा, सर्वे कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ क्रिएट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्रिएट। कुछ याद नहीं कर रहे, कुछ समझने की कोशिश नहीं कर रहे, ना ही कुछ अप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्रिएट कर रहे हैं। सर्वे करके हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो क्रिएट ही तो कर रहे हैं उस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी कैन बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर इन्वॉल्विंग लर्नर इन टीचिंग लर्निंग साइंस। सबसे निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विज्ञान शिक्षण अधिगम में सीखने वालों को शामिल करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हो सकती है? तो बेटा कौन सी तरीके देखिए होगी, देखिए रीडिंग अ साइंस बुक, इसमें कभी हम एंगेज नहीं होते। रीडिंग हमेशा बच्चों को बोर करती है, तो ये कभी भी लर्नर्स को एंगेज नहीं करेगी। क्लैरिफाइंग द हार्ड स्पॉट्स ऑफ ए लर्नर, नो, ये कभी भी नहीं। वर्किंग ऑन एंगेजिंग द लर्नर फर्स्ट, ठीक है, सबसे पहले काम क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको क्या काम करना चाहिए, जो हमारे लर्नर हैं, जो हमारे छात्र हैं, उनको सीखने पर मतलब उनके अंदर ऐसी क्यूरियोसिटी जगानी चाहिए कि वो बच्चा उसके अंदर, उस काम के अंदर खुद एंगेज होना चाहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी मिनिमल क्लैरिफिकेशन ऑन द कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैन बी गिवन। अब क्या है कि एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कंसेप्ट है, हमें उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन देनी है, तो हम इसमें से कौन सा स्ट्रेटेजी का यूज़ करेंगे? तो बेटा अगर आप साइंस में एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे जो पूरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या लाइट वाला चैप्टर है, उसमें सारी चीज़ें किसके माध्यम से समझा रखे हैं? वाइट पेपर स्क्रीन, किसके माध्यम से समझा रखे हैं? वाइट पेपर स्क्रीन की मदद से, यानी कि वाइट पेपर की मदद से उन्हें समझा रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर फील्ड विजिट्स इंपॉर्टेंट इन साइंस। जो साइंस होता है उसके अंदर फील्ड विजिट क्यों ज़रूरी होती है? तो बेटा फील्ड विजिट इसलिए इम्पोर्टेंट होती है, जब बच्चा वहाँ जाके चीज़ों को देखता है तो उसे क्या मिलता है? हैंड ऑन एक्सपीरियंसेस मिलता है, वो अपने आप से देख कर, सीख कर समझता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज अ लर्नर सेंटर असेसमेंट। लर्नर सेंटर असेसमेंट का क्या मतलब होता है? लर्नर सेंटर असेसमेंट वो असेसमेंट होता है जिसमें हम लर्नर के बारे में चीज़ें जान सकते हैं। ठीक है, तो बेटा पोर्टफोलियो भी हमारा क्या होता है, पोर्टफोलियो के अंदर सारी बच्चे की इंफॉर्मेशन होती है। ठीक, कंसेप्ट मैपिंग में भी होता है। ठीक, जनरल राइटिंग में भी क्या होता है, हम बच्चे को कह देते हैं कि अपने बारे में लिखिए, और वो क्या करेगा कि उसके बारे में अब सारी इन्फॉर्मेशन वो लिखेगा, तो हम लर्नर के बारे में जान। तो हमारा जो पेपर पेंसिल टेस्ट होता है, ये हमारा लर्नर सेंटर असेसमेंट में नहीं आता। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग टू लर्नर असेसमेंट है। देखिए बेटा, आपका पोर्टफोलियो है, ठीक है, और जनरल राइटिंग भी है, और आपका क्या कंसेप्ट में भी ABD करेक्ट, ठीक है, ABD आपका क्या ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है असेसमेंट एज लर्निंग इन साइंस मीन। असेसमेंट एज लर्निंग का मतलब क्या होता है? देखिए दो होता है, तीन होते हैं। असेसमेंट एज लर्निंग, एक होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, और एक होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। इन तीनों में डिफरेंस समझिए क्या होता है। बहुत से बच्चे इसका डिफरेंस ही नहीं समझ पाते। देखिए, जब हम कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि लर्निंग के लिए असेसमेंट, तो हम किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट की, ठीक है। किसकी बात करते हैं? फॉर्मेटिव असेसमेंट की। इसका क्या मतलब है कि हम लर्निंग के दौरान असेसमेंट लेते हैं ताकि हम क्या कर सकें, अपनी जो पेडालॉजी है, टीचिंग मेथडोलॉजी है, उसमें अंदर चेंज ला सके और ये जज कर सके कि बच्चे को क्या चीज़ समझ में आ रही है, क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही, ठीक है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट हमारा वही होता है। फिर उसके बाद होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी कि इसमें हम ये देखते हैं कि बच्चे ने हम अब तक जितना भी याद किया उसमें उसने क्या कैसा याद किया, यानी कि क्या वो फेल है या पास, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं? समेटिव असेसमेंट, यानी कि जो हमारे पूरे साल के एंड में जाके होते हैं ना एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम, ठीक है, वो हमारे इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। हम इसके अंदर कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करते। असेसमेंट ऑफ लर्निंग के अंदर हम क्या करते हैं, हम बस ये देखते हैं क्या बच्चा हमने जो चीज़ें सेट की थी वो उसे क्लियर कर पाया या नहीं कर पाया, यानी कि पास और फेल वाली कैटेगरी। असेसमेंट एज लर्निंग, ठीक है, ये होता है हमारा सेल्फ असेसमेंट। क्या होता है ये हमारा सेल्फ असेसमेंट? इसमें क्या करते हैं, बच्चा अपने आप को जज करता है कि मैं कितना सही कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ, क्या मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृता इज ट्राइंग टू सेट अप एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अमृता क्या कर रही है? इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने की कोशिश कर रही है। शी रन्स शॉर्ट ऑफ कनेक्टिंग वायर्स, उसे कनेक्टिंग वायर्स की कमी हो गई। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन शी यूज टू कंप्लीट द सर्किट। इनमें से कौन सा मटेरियल वो यूज़ कर सकती है जिससे वो सर्किट कंप्लीट हो। बेटा अब आपको पता है सर्किट के अंदर क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सही बात। सर्किट के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। तो और आपको ये पता है मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है और नॉन मेटल के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता। तो इसमें से जो भी हमारा मेटल होगा उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये भी हमारा नॉन मेटल है, ग्लास रॉड भी नॉन मेटल है, और ये भी हमारा नॉन मेटल है। तो मेटल क्या है? सिर्फ हमारा स्टील वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ओके, देखिए बेटा याद रखिएगा कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर के अंदर हमारी जो इमेजेस बनती हैं वो इरेक्ट भी बनती हैं, इन्वर्टेड भी बनती हैं, ठीक है। हर तरह की इमेज कॉनकेव मिरर में बनती है। लेकिन जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर हमेशा इमेज जो बनती है वो कैसी बनती है? इन्वर्टेड, वर्चुअल और स्मॉल इन साइज, ठीक। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन एंड स्टीन। एंड स्टीन के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? बेटा याद रखिएगा फॉर्मिक एसिड। कौन सा पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन है बेटा इस वाले उसका, 3.7 kg of a fuel is completely burned to give off this much of joules of energy. The calorific value of the fuel in standard unit is। देखिए कैलोरीफिक वैल्यू हमें बतानी है। पहले आपको समझना होगा कैलोरीफिक वैल्यू होती क्या है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ ए फ्यूल, यानी कि जब हम 1 किलो फ्यूल को
कंबस्ट करते हैं, जलाते हैं, उसमें जो हमारी हीट प्रोड्यूस होती है, उसमें जो हमारी एनर्जी यूज़ होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। तो सीधी सी बात है बेटा, इन्होंने क्या दे रखा है कि कैलोरीफिक वैल्यू बतानी है, तो आपको यानी कि 1 kg की बतानी है, आपको 3.7 kg दे रखा है, और आपको कितनी एनर्जी रिलीज हुई वो भी दे रखा है। तो यदि आप 1665 को 10⁸ को 3.7 से आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो आपको कैलोरीफिक वैल्यू मिल जाएगी, जो कि आएगी 445,000। सो गाइस, ये हमारा जुलाई 2019 का पेपर था, जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। थैंक